हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें अपने दो पार्ट हैं। दो पार्ट क्या हैं? पहला पार्ट क्या था कि फलनों का संयोजन, और दूसरा क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन, है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, कंपोजिशन फंक्शन के अंदर अपन ने क्या देखा था कि मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ ए से बी में, है ना, और जी कोई फंक्शन है बी से सी में। तो अपन ने देखा था किस तरह से ये दोनों ऐड हो रहे थे ना, गोफ या फोग बना रहे थे। कब बना रहे थे? ये भी अपन ने देखा था कि दूसरे फंक्शन का दूसरा सेट पहले का क्या होना चाहिए? सब सेट या इक्वल्स टू होना चाहिए। तो क्या देगा ये? एफ जो है ए से सी में डिफाइन था ना। फिर अपन ने देखा था ये कंपोजिट फंक्शन, ये जो दो फंक्शन कंपोज हो के जो फंक्शन नया बनता है ये क्या कहलाता है? कंपोजिट फंक्शन। इसकी डोमेन कोडोमेन के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने देखा था कि अगर दो फंक्शन 1 1 ऑन टू हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा? 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक है। इसके अपोजिट अपन ने पढ़ा था कि कोई गोफ कंपोजिट फंक्शन 1 1 है तो कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, कंपोजिट फंक्शन ऑन टू है तो कौन सा फंक्शन ऑन टू होगा। और इस पे बेस्ड अपन ने इसके एग्जांपल सारे कर लिए थे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या कहती है। व्युत्क्रमणीय फलन है दूसरा टॉपिक है। ये अपन ने क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था, फलनों का संयोजन। ये वाला जो टॉपिक है अपन आज करेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन। पहले इसकी डेफिनेशन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या कहती है डेफिनेशन का? क्या देखो कि फलन f जो है सेट x से सेट y में डिफाइन है। कोई फंक्शन है f जो सेट x से सेट y में डिफाइन है, मतलब डोमेन x और कोडोमेन क्या y। व्युत्क्रमणीय फलन या इन्वर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g जो y से x में डिफाइन हो। देखो फंक्शन जो मेन फंक्शन है अपना वो क्या है? x से y में डिफाइन है, ये व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ये वाला फंक्शन f जो है व्युत्क्रमणीय कहलाएगा कब? यदि एक फंक्शन g जो है वो y से x, ये तो x से y में था, वो y से x में डिफाइन हो। फलन g y से x का अस्तित्व है इस प्रकार हो कि गोफ x तो हो जाए ix, क्या जाए? और फोग x हो जाए या फोग y हो जाए, फोग y हो जाए iy, है ना। मतलब गोफ तो हो जाए आइडेंटिटी फंक्शन इन x और फोग हो जाए आइडेंटिटी फंक्शन इन y। x में क्यों? क्योंकि ये जो है ना, यहाँ अपन जब एलिमेंट रखेंगे, अपन ने देखा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में देखा था कि गोफ में जो अपना x ये वाला जो रखेंगे वो फंक्शन f से होगा, और वो फंक्शन f कहाँ से रखेंगे? x से, तो ये क्या जाए ix। और फोग में ये वाला जो y रखेंगे कहाँ से रखेंगे? g की डोमेन से, और g की डोमेन क्या है? y, इसलिए ये क्या हो जाए? iy, है ना। तो ये तो अपन ने देख लिया था। तो क्या कह रहा है? एक फलन f जो x से y में है डिफाइन, इन्वर्टिबल कहलाता है। कब कहलाता है? यदि एक फंक्शन g जो y से x का अस्तित्व इस प्रकार हो कि गोफ x इक्वल्स टू ix हो जाए और फोग y इक्वल्स टू क्या जाए? iy। तो फलन g y टू x को फलन f जो कहाँ से? x से y का व्युत्क्रम कहलाता है, या व्युत्क्रम फलन कहलाता, यहाँ लिखो तो नहीं, यहाँ कहलाता है। इसे एफ इनवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे? एफ इनवर्स से भी डिनोट किया जाता है।
ठीक है। कोई फंक्शन एफ एक्स से वाई में जो डिफाइन है वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है कब, जब फंक्शन g जो है y से x का अस्तित्व इस प्रकार हो कि गोफ x इक्वल्स टू आई एक्स और फोग y इक्वल्स टू आई वाई हो, है ना, हो, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फलन g जो है जो y से x में है वो फलन f का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम, और इससे किससे लिखते हैं, f इनवर्स से लिखते हैं, है ना। देखो है क्या वैसे इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन है क्या। मान लो कोई फंक्शन है f जो x से y में डिफाइन है, ये सेट हो गया x और ये सेट हो गया y, सॉरी ये x है और वो है y, और x से y में डिफाइन है f, है ना, 1 2 3, यहाँ इधर है a b c, एक की इमेज हो a, दो की इमेज हो b और 3 की इमेज हो c, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स है, व्युत्क्रम है, वो क्या होगा, g जो होगा y से x में होगा, क्या होगा, y से x में होगा, और ये क्या देगा, देखो y से x में, y में कौन से एलिमेंट है, a b c और 1 2 3, है ना, और ये फंक्शन है g, इसको क्या लिखते हैं, f इनवर्स भी लिखते हैं। तो एक की इमेज होगी 1 और b की इमेज होगी 2 और c की इमेज होगी 3, ठीक है। ये है व्युत्क्रम कि अगर f में f वाला जो इसको रोस्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, 1 a 2 b और 3 c से लिखा जाएगा, और इसको मैं लिखूं रोस्ट फॉर्म में तो f इनवर्स, या इसको क्या लिखते हैं g से, ये कैसे लिखा जाएगा, देखो a 1 b 2 और c 3, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद हों, उनके उल्टे, उल्टे मतलब सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन में पढ़ा था ना आपने, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद, देखो फंक्शन है ये, तो फंक्शन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद होंगे, देखो 1 a 1 2 b b 2 और 3 c 3, ठीक है। ये है व्युत्क्रम फंक्शन, है ना। अब यहाँ पे नोट में आपको एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, देखो कोई फलन f x से y में है व्युत्क्रमणीय होगा यदि वह 1/1 है, 1/1 मतलब एक की आच्छादक, या इसको भी बोलते हैं बाइजेक्टिव हो। कि कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल कब होता है, कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो क्या होगा, 1/1 भी हो और ऑन्टो भी हो, है ना। और इसका उल्टा भी सत्य है, ये बात तो फर्स्ट है ना, इसका विलोम भी सत्य है। यूं भी लिखते हो कि इसका विलोम भी सत्य है, या इसको यूं भी लिखते हैं, कोई फलन, यदि कोई फलन 1/1 है तो वह इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। कि कोई फंक्शन अगर 1/1, कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय कब होगा, फलन जो f जो है व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब वो 1/1 भी हो और ऑन्टो भी हो। इसका उल्टा क्या है, अगर कोई फलन 1/1 ऑन्टो है तो वह क्या होगा, व्युत्क्रमणीय भी होगा। बोले सर ऐसा क्यों है ना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कोई फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1/1 ऑन्टो होना जरूरी क्यों है। तो देखो 3 कंडीशन लेके चलते हैं अपन, है ना, कि ये फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है f, है ना, और f है इसमें 1 2 3, मान लेता हूँ ये 1/1 नहीं है, 1 की इमेज a, 2 की इमेज a और 3 की इमेज b, है ना। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। मैंने पहले में क्या लिया कि मान लेते हैं 1/1 नहीं है, दूसरे में मैं मान लेता हूँ ऑन्टो नहीं है, 1/1 तो होगा और ऑन्टो नहीं होगा, मान लेता हूँ। ये कंडीशन फर्स्ट थी, ये सेकंड कंडीशन है, ये सेट A है, ये सेट B है और ये F है, ठीक है। और 1 2 3 A B C D, है ना,
ये 1 1 तो है लेकिन ऑनटो नहीं है। पता है ना आपको कैसे पता करते हैं? 1 1 होने का मतलब क्या है? हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। और ऑनटो होने का मतलब क्या है? ये ऑनटो क्यों नहीं है? क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट खाली बच गया। और तीसरी कंडीशन में मैं क्या लेता हूँ? फंक्शन 1 1 भी ले रहा हूँ और ऑनटो भी ले रहा हूँ। 1 2 3 ए बी सी, ये सेट फंक्शन है ए से बी में, है ना? सेट ए से बी में डिफाइन है। एक की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी और 3 की इमेज है सी। ठीक है, पहली कंडीशन में मैंने देखा फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। दूसरे में ऑनटो नहीं है और तीसरे में क्या है? 1 1 और ऑनटो दोनों है। तो देखता हूँ क्यों किसी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1 1 ऑनटो होना जरूरी है। देखो अब अगर मैं इस फंक्शन का इन्वर्स निकालूं तो अभी देखा इन्वर्स कैसे होगा? अगर कोई फंक्शन x से y में डिफाइन है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? y से x में डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन जो है a से b में डिफाइन है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? b से a में डिफाइन होगा। b से, ये f इन्वर्स है ना, b से a में, तो a b है ना। इधर क्या है? 1 2 3। देखो एक की इमेज ए थी और 2 की इमेज, देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे होने चाहिए। इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? 1 ए, तो 1 1 होगा। इसमें उल्टा होगा ना, 1 ए है, इसका उल्टा 1 1 होगा। 2 ए है, इसका उल्टा क्या होगा? 2 ए 2 होगा। और 3 बी है, इसका उल्टा क्या? बी 3। तो आप देखो ये फंक्शन मैनी 1 था, मैंने इसका इन्वर्स निकाल के देखा तो मुझे पता चला कि ये फंक्शन ही नहीं है। ये जो है फंक्शन नहीं है। बोले सर क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे 2 इमेज दे रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब अपन मैनी 1 फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ये बात तो आपकी समझ में आ गई है ना कि मैनी 1 फंक्शन का अगर अपन इन्वर्स निकालेंगे तो फंक्शन ही नहीं देगा, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या दे रहा है? 2 इमेज दे रहा है। और फंक्शन का आपको पता है फंक्शन होने के लिए कंडीशन है कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। परी इमेज 2 हो सकती है। देखो इस एलिमेंट की परी इमेज 2 है, ये फंक्शन है, लेकिन इस एलिमेंट की इमेज 2 है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा मैनी 1 फंक्शन का इन्वर्स नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होगा। अब ऑन तो इसकी बात करते हैं, सेकंड वाली कंडीशन की। ये सेट बी है क्योंकि इसका इन्वर्स जो होगा एफ इन्वर्स जो होगा वो बी से ए में होगा। बी से ए में, बी में कौन से एलिमेंट हैं? ए बी सी डी, और ए में कौन से हैं? 1 2 3, है ना। अब देखो 1 ए है फंक्शन में, तो इन्वर्स में क्या होगा? a 1, तो मतलब a की इमेज क्या होगी? 1। 2 b है तो इधर क्या होगा? b 2। 3 c है तो इधर क्या होगा? c 3। इधर d किसी की इमेज है ही नहीं, प्री इमेज है ही नहीं, तो ये d क्या रह गया? खाली। यहाँ खाली रह गया तो ये भी फंक्शन नहीं है। बोले सर ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि सेट, पहले सेट के हर एलिमेंट की दूसरे सेट में एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो देखो इसमें इस एलिमेंट की 2 इमेज होगी तो फंक्शन नहीं है। और इस कंडीशन में क्या देखो, पहले सेट का एलिमेंट खाली बच गया, मतलब इधर कोई इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है। मतलब आपने 2 बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी? अगर कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स अगर निकालेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब आपके दिमाग में बात सेट होगी कि मैनी 1 फंक्शन का अपन इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या देखा? अगर कोई फंक्शन ऑनटो नहीं है तो उसका अगर अपन इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट क्या बच जाएगा? खाली बच जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात पता चली कि कोई फंक्शन ऑनटो नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, और 1 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। मतलब फंक्शन के इन्वर्स निकालने के लिए उसका 1 1 ऑनटो होना जरूरी, 1 1 होना भी जरूरी है, ऑनटो होना भी जरूरी है। बोले सर देखो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑनटो भी है, इसका इन्वर्स अपन निकालें तो इसका इन्वर्स देखो ये निकाल रखा, ये रहा सेट a 2 3 और a b c है ना, इसका इन्वर्स निकाल रखा है, मौजूद है ना। देखो ये फंक्शन भी है, इन्वर्स जो निकाला अपन ने ये फंक्शन भी है। और देखो फंक्शन होने के लिए क्या है? सेट ए के पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हाँ है, एक पॉइंट पे 2 इमेज नहीं दे रहा तो ये फंक्शन है। मतलब आपके दिमाग में ये बात अच्छे से आप सेट कर लें कि कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल, कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब वो क्या हो? 1 1 ऑनटो हो। और इसका उल्टा भी सही है कि कोई फंक्शन अगर व्युत्क्रमणीय है तो वो 1 1 ऑनटो होगा। ठीक है, दोनों 2 तरीके से अपन किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल इन्वर्स उसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं एक एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना अच्छे से नोट करें आप। एग्जाम्पल नंबर 23 है कि मान लीजिए कि f कोई फंक्शन है जो n से y में डिफाइन है, n नेचुरल नंबर और y कोई सेट है। ठीक है,
fx बराबर दे दिया 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां y, अब जो सेट y है ना इसकी डेफिनेशन दे दी है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जहां y जो है 4x प्लस 3 है, मतलब ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है वही है ना, किसी n बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n के लिए, यहाँ x है, क्या है, x बिलोंग्स टू n के लिए x में जो भी मान रखेंगे उससे y आएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। देखो क्या है कि यदि कोई फंक्शन x से y में डिफाइंड है तो एक फंक्शन g y से x का अस्तित्व इस प्रकार हो, एग्जिस्ट करे कि गोफ x इक्वल्स टू ix और फोग इक्वल्स टू y, तो g जो है, जो g फंक्शन है वो f का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। ठीक है, बोले सर ये अपन को सेट y की अलग से डेफिनेशन क्यों दी। ठीक है, मान अगर वो फंक्शन दे देता नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ये क्या होता है, सेट कोडोमेन है ना, क्या होता है, कोडोमेन है ना, कोडोमेन। और आपको पता है कि जो रेंज है वो सब सेट इक्वल्स टू होती है कोडोमेन की, हमेशा रेंज जो है सब कोडोमेन के इक्वल नहीं होती। तो अगर अपन इन्वर्स निकालेंगे, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, रेंज से निकलेगा ना, रेंज से किस में निकलेगा, डोमेन में ना। कोडोमेन वाला तो सेट बड़ा होता है, कोडोमेन वाले सेट में तो कोई भी एलिमेंट खाली बच सकता है, और खाली जब बच जाएगा तो क्या होगा, वो ऑनटो नहीं होगा। तो क्या हो गया, रेंज अगर होगी तो रेंज वाला फंक्शन क्या होगा, 1 तो चेक करेंगे और ऑनटो तो हो गई होगा ना। तो इसलिए क्या है, ये जो दूसरे सेट की डेफिनेशन है ये रेंज है, ये क्या है, रेंज है। देख लो रेंज कैसे है, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, मतलब है ना, और यहाँ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से है, और x में जब मैं नेचुरल नंबर से कोई वैल्यू रखूंगा तो नेचुरल नंबर आएगा, सेट आएगा ना y का, और वही क्या होगी, उसकी रेंज होगी। ठीक है, तो उसने अलग से डिफाइन नहीं किया, उसने अलग से डिफाइन कर दिया कि जो फंक्शन है f जो है डोमेन से रेंज का फंक्शन है, रेंज का है ना, कोडोमेन वाला सेट बाई चांस बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका इन्वर्स ज्ञात करते हैं और इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करते हैं। ठीक है, इन्वर्स ज्ञात कर देंगे तो इन्वर्टिबल क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, है ना। पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि f जो है n से y में है, और fx इक्वल्स क्या है, 4x प्लस 3, है ना, जहाँ y की डेफिनेशन भी जो दे दी वो लिख देते हैं, y बिलोंग्स टू n such that y equals to 4x plus 3, 4x plus 3 है ना, और ये y किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है, और y, ये जो y नेचुरल नंबर से, और ये कहाँ है, दूसरे सेट में है, किसी x बिलोंग्स टू n के लिए। ठीक है, ये तो फंक्शन दे दिया। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन, ये तो फंक्शन दे दिया मुझे fx से y, अब मुझे एक ऐसा फंक्शन g y से x में डिफाइन करना है ना। इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट फॉर y बिलोंग्स टू y, इस दूसरे सेट के एलिमेंट के लिए, दूसरे सेट के एलिमेंट y के लिए मैंने क्या माना कि y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, 4x प्लस 3, है ना। इससे क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y। तो देखो इधर देखो, मैं ये पहले इधर लिख रहा हूँ 4x प्लस, या यूँ लिख दो कोई बात नहीं, इक्वल्स टू y, है ना, और 4x इक्वल्स टू y माइनस 3, और x इक्वल्स टू y माइनस 3/4। ठीक है, ये जो x की वैल्यू निकली, इसलिए g जो फंक्शन है ये तो था n से y में, और g फंक्शन मैंने वाला y से n में माना, और वह gy जो फंक्शन है वो क्या हो गया, जैसे y इक्वल्स टू fx होता है वैसे x इक्वल्स टू क्या होगा, gy, और gy की वैल्यू क्या है, ये y माइनस 3/4। ठीक है, आप सोचो, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या आता है, fx, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, fy या gy, जो भी नाम दे दो इसको, वो होगा कि नहीं होगा, है ना। तो y इक्वल्स टू fx लिख दिया ना, fx की वैल्यू तो रखी है, तो x इक्वल्स टू क्या रख दिया मैंने, gy, और gy का ये मान है। ठीक है, ये फंक्शन आ गया मेरे पास, पहला स्टेप हो गया। देखो फंक्शन दिया था, उससे मैंने एक फंक्शन निकाल लिया y से x में, ये रहा ये फंक्शन था n से y में, तो वो दूसरा जो g निकाला हो गया y से n में, और gy ये रहा, है ना। अब मुझे चेक करना है कि गोफ, है ना, गोफ, इसलिए यहाँ अलग से, इसलिए गोफ
और f में जो वैल्यू रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, n से, और n के जो मान है वो क्या है, n है ना, n से x है। वो ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ fx, g ऑफ fx का मान कितना है, fx का मान है 4x + 3 है ना। भी गो ऑफ x अपन निकाल दें, गो ऑफ x क्या होगा, g ऑफ fx, और g तो पड़ा अपनी जगह, fx का मान रख दिया। अब g फंक्शन कौन सा है, ये रहा g फंक्शन, ये रहा gy इक्वल्स y - 3, gt तो t - 3/4, g 4x + 3 तो g 4x + 3 क्या रखूँगा, 4x + 3 - 3/4, तो g इसके लिए क्या लिखूँगा, ये g फंक्शन, ये जो g फंक्शन है उसमें x y की जगह ये सारा मान रख दूँगा, तो देखो क्या आ जाएगा, 4x + 3, इस y की जगह, ये देखो y की जगह मुझे क्या रखना है, 4x + 3, तो y की जगह मैंने 4x + 3 रख दिया, -3 अपॉन में क्या है 4, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4x + 4 इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, तो x, तो गो ऑफ x क्या आ गया, इक्वल्स टू x, इसलिए गो ऑफ x क्या आ गया, इक्वल्स टू ix, गो ऑफ x इक्वल्स टू ix आ गया। फोग है ना, फोग y, क्योंकि g में जो एलिमेंट रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, y से, और y सेट का कोई भी एलिमेंट कैसा है, y सेट का कोई भी एलिमेंट क्या है, y है, ठीक है। फोग y इक्वल्स टू f ऑफ gy, ठीक है। अब f पड़ा अपनी जगह, gy का मान रखेंगे यहाँ पे, gy का मान क्या है, y - 3/4, y - 3/4। अब जो भी फंक्शन f है, उस f फंक्शन कौन सा है, ये रहा, उसमें x की जगह क्या रखूँगा, y - 3/4 है ना। तो देखो ये जैसे fx बराबर 4x + 3 है, तो ft बराबर क्या होगा, 4t + 3, तो y - 3/4 क्या होगा, 4y - 3/4 अपॉन प्लस में 3 है ना। देखो क्या लिखूँगा, 4y - 3/4 प्लस में क्या है 3, ठीक है, इसमें रख दिया मैंने मान, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा y - 3 + 3 + 3 से -3 कट गया, क्या बचा, फोग y इक्वल्स टू y, और फोग ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि फोग y जो है आइडेंटिटी फंक्शन है किसमें, y में, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, g फंक्शन डिफाइन किया, ये रहा g जो फंक्शन है y से n में हुआ। फिर मैंने क्या देखा कि गो ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ गया, ix, और फोग y क्या आ गया, iy आ गया। इसलिए f फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, ये सारी कंडीशन चेक होगी तो f क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। एंड gy इज इनवर्स ऑफ f है ना। अब इनवर्स को कैसे लिखते हैं, f इनवर्स है ना। gy को कैसे लिखेंगे, gy जो है वो क्या होगा, f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स x जो है वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है ना। gy जो f इनवर्स है, x y की जगह मैं x भी रख सकता हूँ, t भी रख सकता हूँ, तो gy क्या है, पहले तो f इनवर्स है, और y की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया, x - 3/4, ये इसका क्या है, इनवर्स है, ठीक है। और f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है, f इनवर्स है y से n में डिफाइन है, क्योंकि gy से n में डिफाइन है, तो f इनवर्स भी वही तो g है, और वही f इनवर्स है, तो वो y से n में डिफाइन है, ये इसका क्या है, इनवर्स। ये तो था पहला तरीका है ना, कि अपन डेफिनेशन को यूज़ करके और उसको निकाल देंगे, है ना। एक और तरीका है, देखो क्या कह रहा है, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इन्वर्टिबल व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने का दूसरा तरीका क्या था, कि यदि, ये तो पहला तरीका अपन ने भी एक क्वेश्चन किया था, एग्जांपल कर लिया। ये क्या है कि यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, कोई फंक्शन f जो है बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 है और ऑन टू दोनों है, ठीक है, देन f इज इन्वर्टिबल। f क्या होगा, इन्वर्टिबल। अभी अपन ने देखा था, इंट्रो थोड़ा सा जस्ट पहले अपन ने देखा था, और किस तरह से होगा इन्वर्टिबल की f x इक्वल्स टू y, और उसी के लिए क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, है ना। तो मैं इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दूं, क्वेश्चन में जो भी फंक्शन है उसको मैं 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दूंगा, तो वो इन्वर्टिबल होगा। तो पहले मैं, उसने बोला ना कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आए तो आप यूं भी ये भी कर सकते हो कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। आगे इनवर्स याद करना, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना।
411 है ना। तो पहले जो चीज़ें देर की तो वो लिख दिया, fn से y में है और एफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3 और y की ये डेफिनेशन है ना 411। 11 प्रूफ करना आपको आता ही है। 1.2 में अपन ने क्या, लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन कौन है, n के दो अलग अलग एलिमेंट मान लिए और उनके लिए क्या मान लिया कि fx1 इक्वल्स टू है fx2 है ना। दोनों के इमेज सेम मान लिया। मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि दोनों एलिमेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा है ना। तो fx1 मतलब 4x1 + 3 इक्वल्स टू 4x2 + 3। 3 से क्या 3 कैंसिल, क्या बचा 4x1 इक्वल्स टू 4x2 और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया x1 इक्वल्स टू x2। सो फंक्शन f इज 1 1। 1 1 प्रूफ हो गया। अब ऑन टू फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू y। कौन से ये y है ना, कोडोमेन है। अभी दोनों अलग अलग सेट है, तो ये डोमेन और ये क्या कोडोमेन, या लिख दो आप कोडोमेन। लेट इफ पॉसिबल, तरीका वही, इफ पॉसिबल लेट x be the pre-image of y under f। so इस बात को कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x + 3 इक्वल्स टू वाई। अब क्या करेंगे x की वैल्यू y के टर्म में, तो 4x इक्वल्स टू वाई - 3 और x इक्वल्स टू वाई - 3/4 है ना। ठीक है। अब सोचेंगे यहाँ पे आके x की वैल्यू जो y की टर्म में आ जाए, तब अपन सोचते हैं कि प्रत्येक y के लिए, एवरी y के लिए, और y कहाँ से लेना है मुझे, ये n नेचुरल नंबर से, और y की डेफिनेशन यही है ना कि यहाँ नेचुरल नंबर से x की जो कुछ भी रखूँगा तो y नेचुरल नंबर में आएगा, तो इसलिए क्या है डिफाइन होगा ना। तो यहाँ से आप हमें पता चल गया कि y के किसी भी मान के लिए ये जो x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसमें, नेचुरल नंबर में। एक रख दूँ, देखो y की जगह x की जगह यहाँ क्या रखूँ, भी y की डेफिनेशन है ना, तो x की जगह मैंने 1 रखा, तो 4 1 4 7 7, यहाँ 1 रखा तो y का मान कितना है 7 में से 3 गए तो 4, 2 रखा है ना, x की जगह 2 रखा, 4 दूनी 8 3 11, 11 में से 11 आया y का मान, 11 में से 3 गए तो 8 है ना। तो सबके लिए 3 रखेंगे तो 12 में 12 15, 15 में से 3 गए तो 12। ठीक है, हाँ हर के लिए है ना। फॉर एवरी y belongs to y there is x belongs to n। so function f is onto, फंक्शन 1 1 भी है, onto भी है। so function f is इन्वर्टिबल। अगर 1 1 onto है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। its inverse एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई और एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो, वाई, ये डेफिनेशन है ना, एफ एक्स क्या हो वाई, तो उससे ये इधर एफ उधर जाएगा तो इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई है ना। और x का मान क्या है, x का मान ये रहा ना, इसको लिख दो फर्स्ट। इसलिए f इनवर्स y इक्वल्स टू x की जगह रख दूंगा मैंने 4 - 3, 4 - 3/4, y - 3/4 है ना। देखो एफ एक्स बराबर y है, तो ये f उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर f इनवर्स y, और x का जो मान है वो f इनवर्स y है। तो x का मान मैंने समीकरण 1 से लिख दिया, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 1 से, क्या लिख देंगे 1 से। और यहाँ मैं अगर y को x में से क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स x इक्वल्स टू x - 3/4। इसका क्या है, इनवर्स। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना, कोई से भी मेथड से कर लो, दोनों सही है ना। ज़्यादातर अपन इसी मेथड से करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, इसी मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन अपन
करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 24 देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि y इक्वल्स टू ये n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, ये y की डेफिनेशन दे दी और फंक्शन जो है f जो है n से y में है, मतलब ये जो दूसरा सेट है ये इसकी डेफिनेशन इसने ये दे दी पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर फंक्शन दे दिया, एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि एफ जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन था, नेचुरल नंबर से वाई में, और एफ एन इक्वल्स क्या दे दिया, एन स्क्वायर, एंड वाई की डेफिनेशन दे दी वाई स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, y की डेफिनेशन है n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल में, है ना। लेट y बिलोंग्स टू y फॉर y बिलोंग्स टू y, y इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, n स्क्वायर। क्या मान लिया, n स्क्वायर, है ना। इससे n की वैल्यू निकालूंगा मैं, x है, x की जगह n आ रहा है बस ये क्वेश्चन में, x की जगह क्या आ रहा है, n। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो कि इसको चेंज करके कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो फिर ये एक्स स्क्वायर में चलेगा, है ना। अपन n में ही करेंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालूंगा मैं y के टर्म में, तो क्या जाएगा, n इक्वल्स टू रूट y। इसलिए g जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, y से n में डिफाइन है। बोले सर y से क्यों, क्योंकि ये y मैंने कहाँ से लिया, y से, है ना। और ये वैल्यू कहाँ देगा, n में, और n किस में है, इस नेचुरल नंबर से ना, n नेचुरल नंबर से। ठीक है, y से वैल्यू रखूँगा तो किस में देगा, ये नेचुरल में। देख लो y में क्या रखूँगा, y का मान n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर में एक की स्क्वायर रखूँगा तो एक दे देगा, दो की स्क्वायर रखूँगा दो दे देगा, y का मान n स्क्वायर है ना। इसमें से जो भी एलिमेंट बनूंगा वो n स्क्वायर की फॉर्म में है ना। y की जगह मैं n स्क्वायर रखूँगा तो एक दे देगा, दो की स्क्वायर रखूँगा दो दे देगा, तीन रखूँगा तीन दे देगा ना। और जी वाई क्या दे दिया, जी वाई क्या दे दिया, सॉरी जी वाई क्या है, रूट वाई। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। पहला काम फंक्शन दिया था उससे मैंने एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर लिया, f जो है n से y में था तो g कैसे मैंने डिफाइन किया, g जो है y से n में, कि जी वाई जो है अंडर रूट में, है ना। अब देखो गोफ f कहाँ से रखेंगे, n से, और n में क्या है, n, है ना। इस सेट में क्या है, n, गोफ n इक्वल्स टू g ऑफ एफ एन, n है ये x और n में अंतर देख लेना ना। g ऑफ एफ एन का मान कितना है, एफ एन का मान कितना है, n स्क्वायर। अब g के अंदर जहाँ जहाँ y आ रहा है, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे क्या रखूँ मैं, n स्क्वायर, तो अंडर रूट n स्क्वायर, और बोले सर प्लस माइनस क्यों नहीं, क्या आएगा, n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से है तो प्लस माइनस नहीं आएगा। तो गोफ n जो है उसने क्या दे दिया, n ही दे दिया, तो गोफ n उसने क्या दे दिया, आइडेंटिटी फंक्शन इन n। अब फोग वाई, फोग ये नीचे लिखेंगे ना, ये आगे ये काम है, इसके आगे कर देना नीचे, फोग वाई। जी में वैल्यू रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, जी में जो भी वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे, वाई से, और वाई में क्या मान रखे हैं अपने, ये वाई एलिमेंट मान रखे। फोग वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई का मान कितना है, हाँ जी वाई का मान कितना है, अंडर रूट n। अब फंक्शन f में जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे, अंडर रूट n, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट n की स्क्वायर, क्या दे दिया उसने, जी वाई का मान क्या है, अंडर रूट वाई, सॉरी जी वाई का मान क्या है, अंडर रूट वाई है, ये क्या दे देगा, अंडर रूट वाई की स्क्वायर, तो इसने क्या दिया, वाई, मतलब फोग वाई ने क्या दिया, जी वाई दे दिया, इसलिए फोग वाई क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन इन किस में, वाई में।
गोफ एन आइडेंटिटी फंक्शन इन एन और फोक वाई आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई, इसलिए फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एन में मान लो ना, एफ इनवर्स क्या होता है, एफ इनवर्स क्योंकि फंक्शन एन में है तो इनवर्स उसका अपन एन में निकाल देते हैं। एफ इनवर्स होता है क्या, जो जी फंक्शन है वही इनवर्स होता है, तो क्या है अंडर रूट एन, ये इसका इनवर्स है। और एफ इनवर्स है कहाँ से, कहाँ डिफाइन, वाई से एन में, ये भी बता दो आप, ठीक है। ये इसका इनवर्स और डिफाइन कहाँ से है, अगर फंक्शन एन से वाई में तो इनवर्स उसका वाई से एन में डिफाइन, ठीक है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 25 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 25 है कि मान लीजिए कि f जो है n से r में डिफाइन है, कोई फंक्शन n से मतलब नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, और f(x) की वैल्यू ये दे दी, द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f जो है n से s, जहाँ s f का परिसर है, व्युत्क्रमणीय है। देखो नेचुरल नंबर से रियल नंबर वाला सेट है, उसका इन्वर्स मैं निकालूंगा। देखो ये f जो है n से r में है, और अगर मैं इन्वर्स का इस निकालूँ तो r से n होगा ना। तो रियल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं हो किसी से ऑक्यूपाइड हो या नहीं हो, लेकिन उसने साफ साफ बोला है कि f हमें जो इन्वर्स निकालना है वो किसका निकालना है, f n से s का, है ना। इन्वर्स इसका नहीं निकालना मुझे, इन्वर्स निकालना है इसका। सिद्ध कीजिए कि f n से s, जहाँ s का परिसर है, ये व्युत्क्रमणीय है, मुझे इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, इसको नहीं करना, इसको करना है। डोमेन से रेंज वाले जो फंक्शन है उसको इन्वर्टिबल प्रूव करना और इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। ये डोमेन से कोडोमेन वाला रिलेशन है ना, उसका इन्वर्स ज्ञात करना है। अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था, ये रेंज वाला सेट है ना, रेंज का सेट है, उसकी पूरी इमेज हर डोमेन में होगी, ठीक है। तो अपन को जो इन्वर्स निकालना है इसका, तो f का प्रतिलोम भी ज्ञात करो, इन्वर्स भी ज्ञात करना। तो पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं, क्योंकि आंसर में क्योंकि f कहाँ से कहाँ दिया था, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, और f(x) इक्वल्स टू 4x प्लस 12y, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, एंड f जो है नेचुरल नंबर से s है ना, जहाँ s इक्वल्स टू रेंज ऑफ f, ठीक है। s जो है वो रेंज है f की ना। अब मुझे एक फंक्शन g ऐसा निकालना है, मुझे इन्वर्स इसका ज्ञात करना है ना, इसका फाइंड करना है। तो एक फंक्शन g s, फंक्शन f जो है n से s में है, तो g s से n में चाहिए मुझे, इसलिए मैं मान लेता हूँ y बिलोंग्स टू s। इसमें से नहीं माना मैंने, कोडोमेन में नहीं माना, रेंज वाले सेट में, क्योंकि मुझे इसका इसी का इन्वर्स फाइंड करना है ना, के लिए y इक्वल्स टू f(x) है ना। तो f(x) का मान कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल्स टू में कितने हैं, इक्वल्स टू में y, है ना। अब यहाँ से मेरे को, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में। तो ऐसे देखो, इस इधर से x अलग करना आसान नहीं है। पहले देखो मैं 15 को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू y माइनस 15, है ना। अब मैं इसका किसी तरह से होल स्क्वायर बना दूँ ना, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि 10वीं क्लास में अपन ऐसी की थी। इसका मैं पूर्ण वर्ग बना दूँ, तो देखो मैं इसको यूँ लिखता हूँ, पहले x का गुणा क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा ना, 4 कॉमन लेके उधर ले चला जाएगा, कैसे भी कर लो, ये 2x स्क्वायर, 2x की होल स्क्वायर है ना। तो देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने यूँ लिखा 2x की होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 12, 2 इंटू 2x इंटू 3 और प्लस में 3 की स्क्वायर और माइनस में 3 की स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 15। बोले सर यहाँ पे आपने क्या किया, देखो 4x को मुझे मेरे दिमाग में ये सर्वसमीकरण चल रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है। मेरे पास a स्क्वायर है, ये रहा, है ना। 2ab की जगह देखो 2 आता है ना, a की जगह मैंने क्या रख दिया 2x,
और b देखो 12 बनाने के लिए 2 दूनी 4, इसको 12 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो मैंने 3 का स्क्वायर जोड़ दिया और 3 का स्क्वायर क्या कर दिया घटा दिया। समझ में आया आपके? या आप उसी तरीके से कर सकते हो, 4 कॉमन लेके उधर x से गुणा क्या देखा और जोड़ दोगे और घटा दोगे ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ से तक तो ये सर्व समीका बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सर्व समीका बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस b की होल स्क्वायर, और ये 9 इधर माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में इक्वल्स टू y माइनस 15 प्लस 9, 4x स्क्वायर को मैंने 2x स्क्वायर ये लिख समझ में आएगा ना आपको, मैंने इसको होल स्क्वायर बनाया है। अब क्या बचा इधर देखो, इसको साफ कर रहा हूँ, क्या बचा 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस के 6, ठीक है, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस 6 और 2x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 और x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 बट्टा में 2, ठीक है। y का मान कहाँ से रखना है, नेचुरल नंबर s से, और s क्या है इसकी रेंज है, रेंज का कोई भी एलिमेंट लूँगा तो उसकी प्री इमेज मौजूद होगी, ठीक है। रेंज का कोई भी अपन ऑन टू चेक करते हैं तो यहीं तो चेक करते हैं, देखो वहाँ अगर वो दिमाग में चल रहा है 1 1 ऑन टू प्रूफ करके कर सकते हैं, 1 1 भी हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर बना देंगे और ऑन टू भी हो जाएगा, है ना। ऑन टू के लिए यहाँ y की जगह मैं क्या रखूँगा, y की जगह कहाँ से रखना मुझे s से, s क्या है रेंज है, रेंज का कोई भी एलिमेंट लूँगा तो उसकी प्री इमेज तो होगी ना, तो ये ऑन टू है, ठीक है। ये x की वैल्यू मैंने y की टर्म में निकाली, इसी को क्या मानेंगे ना, इसलिए g कोई फंक्शन होगा, ये f n से s में है तो वो क्या होगा s से n में होगा, मतलब s कहाँ मतलब y यहाँ से रखूँगा तो जो वैल्यू देगा वो डोमेन में दे देगा, और जी वाई क्या हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, ठीक है। ये काम जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ से कि x की वैल्यू y की टर्म में निकालनी है। देखो ये ऐसे तो निकलेगी नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ x है, तो मैंने इसको क्या किया होल स्क्वायर बनाया, और पहले 15 इधर प्लस था, इधर आ गया तो माइनस में, और इसका x वाले पार्ट का होल स्क्वायर। देखो वैसे भी कर सकते थे आप यहाँ, और आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, देखो 15 में से 9 तो यहाँ रख लेता प्लस का, और 6 उधर ले जाता, है ना, 6 उधर ले जाता, तो ये जोड़ने घटाने की भी जरूरत नहीं थी। भी अपन इसको यूँ भी कर सकते थे, देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर y माइनस 6, 15 को तोड़ दिया मैंने, देखो यहाँ से 15 को तोड़ दिया, 9 प्लस का और प्लस का 6 तो उधर चला गया, वो गया, और इधर स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 6। सीधा स्टेप के बाद कहाँ पहुँच जाते, यहाँ पहुँच जाते। ये 3 स्टेप जो आपके, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इधर 4 कॉमन लेके कैसे भी होल स्क्वायर बना सकते हो, होल स्क्वायर बनाना आपको आता है, ठीक है। ये जी वाई आ गया, अब मुझे फोग x और गोफ y चेक करना है, इसलिए फोग, और जी में एलिमेंट कहाँ से रखना है मुझे s से, और s से क्या मानेंगे, मान रखा है y, फोग y इक्वल्स टू क्या होगा f ऑफ जी वाई, f ऑफ जी वाई का मान ये रहा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 बट्टा में 4 नहीं 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होने वाली है, देखो थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ ना, f ये रहा, f फंक्शन कौन सा ये रहा, जहाँ जहाँ एक सारा वहाँ वो वैल्यू पुट करेंगे, देखो 4 x की जगह क्या रखूँगा, ये अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 बट्टा में 2 की होल स्क्वायर प्लस 12 अंडर रूट y माइनस 6 माइनस x की जगह हूँ माइनस 3 अपॉन में 2 है क्या, 2 है रे, 2 है ना, ये 2 है, 2 प्लस में 15। इसको सोल्व करते हैं, देखो ये 2 की स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा ना, 4 से 4 एक कट जाएगा, तो इधर a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y माइनस 6, भी ये 4 होगा, देखो 2 की स्क्वायर करूँगा 4 से ये 4 कट जाएगा, और इस पर सरस में क्या लगी a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट का स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर गायब, प्लस b स्क्वायर
-2, ए की जगह ये, बी की जगह ये रखूँगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट y माइनस 6b, ठीक है, प्लस ये काट दिया इससे तो 6, तो 6 तो 12 है ना, y माइनस 6 और इससे क्या तो माइनस के 18 और प्लस के 15। देखो ये तो ये गया 15 प्लस के 18 6 24, देखो ये तो बचा y माइनस 6 प्लस 15 और 9 24 और माइनस में 18, ये सारे क्या हो गए कट गए क्योंकि माइनस के 18 प्लस के 24, माइनस के 24 प्लस के 24, तो फोग y इक्वल्स क्या आ गया y, और इसको मैं कैसे लिख देता हूँ i y। अब गोफ x भी यहीं निकाल देते हैं, यहीं गोफ x इक्वल्स टू g ऑफ fx का मान कितना है, ये रहा, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब g में जहाँ जहाँ y आ रहा है, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, y की जगह ये मान रखना है ना, अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 15 और माइनस में 6 और अंडर रूट के बाहर -3 और बट्टा में क्या है 2। इसको सोल्व करते हैं, देखो है ना, प्लस के 9 है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 9 बचे यहाँ पे, तो ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर, अंडर रूट में क्या बचा 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर -3 बट्टा में 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा 2x प्लस 3 -3 बट्टा 2, ये x से x 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा x इक्वल्स क्या आ गया ix। फोग y तो आ गया iy और गोफ x आ गया ix आ गया है ना, इसलिए f इज इन्वर्टिबल। कैलकुलेशन लंबी जरूर है लेकिन है आसान। एंड f इनवर्स x इक्वल्स टू g जो होता है वही होता है f इनवर्स है ना, x रख रहा हूँ उसकी जगह, तो क्या आ गया अंडर रूट x माइनस 6 -3 बट्टा में 2, ये इसका क्या है इनवर्स। चेक करते हैं इसका आंसर। जी अंडर रूट में y माइनस 6 या x माइनस 6 -3/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको जरूर यूँ दिक्कत आ सकती है ना, देखो ये एफ एक्स रखा है ना, जी वाई, वाई कहाँ है, ये रहा, वाई की जगह मैंने ये मान रख दिया और माइनस में 6 ये रहा और -3 पड़ा है और बट्टा में 2 ना, ये प्लस के 9 बचे, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गई, मतलब a की जगह 2x, ये जो अपन ने यहाँ पे स्क्वायर बनाई थी ये रही ना, इसी पार्ट से यहाँ पे स्क्वायर बन गई और -3 पड़ा है। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो, 3 फंक्शन दे दिए, एफ एन से एन में, जी एन से एन में, एच एन से आर में, पर विचार कीजिए जहाँ एफ एक्स जी एक्स और एच जेड की आपको वैल्यू दे दी। आपको सिद्ध करना है कि होग ऑफ इक्वल्स टू पहले होफ एच ऑफ गोफ और होग ऑफ एफ, ये आपको क्या करना है, दोनों इक्वल होते हैं, आपको सिद्ध करना है ना। तो ये इस पार्ट का क्वेश्चन दे दिया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, मतलब पहले जी और एफ को कंपोज करके जो फंक्शन बनेगा उसको एच के साथ कंपोज करो, और एच और जी को कंपोज करके उसको जो फंक्शन बन रहा है उसको एफ के साथ कंपोज करो। आसान क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं आंसर में। पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिख दो। एफ जो है एन से एन में है और एफ एक्स इक्वल्स क्या दे दिया 2x। जी जो है एन से एन में है और जी वाई इक्वल्स क्या दे दिया 3y + 4, और h जो है n से r में है और एच जेड क्या दे दिया sin z, ठीक है। तो पहले जो ब्रैकेट वाले हैं उनको कंपोज करते हैं अपन, है ना। पहले गोफ निकालते हैं ना, इसलिए गोफ x रखेंगे ना। गोफ पहले देखो डिफाइन कहाँ से होगा, गोफ डिफाइन है क्या नहीं, दूसरे फंक्शन का दूसरा सेट पहले फंक्शन के पहले सेट के इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, हाँ ठीक है, ये डिफाइन है। और ये डिफाइन कहाँ से होगा, इसकी डोमेन से इसकी को डोमेन में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। और गोफ जो है x क्या होगा, g ऑफ
एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 2x, है ना। तो जी में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे 2x, क्या जाएगा 3 × 2x + 4, तो गो ऑफ x क्या आ गया 6x + 4। ये हो गया डिफाइन, है ना। अब होग पहले डिफाइन कर लेते हैं। होग कहाँ से होगा, इसकी डोमेन से, जी की डोमेन क्या है n, इसकी रेंज में, इसकी कोडोमेन में सॉरी r, देखो सेम है ना, हाँ। तो h ऑफ जी वाई हो, जी में से इसमें से एलिमेंट रखेंगे जी के n में से, और जी के n में क्या है y है ना। तो जी वाई क्या होगा h ऑफ जी वाई, h पड़ा है, जी वाई का मान कितना है 3x + 4, है ना। अब h के अंदर जहाँ z आ रहा है, h के अंदर जहाँ z आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे 3x + 4, तो साइन 3x + 4, ये हो गया, है ना। ये हो गया होग। अब मैं निकालूंगा होग ऑफ, अब क्या निकालूंगा h ऑफ जी ऑफ, h ऑफ नो h ऑफ गोफ। देखो अब ये g कहाँ से है, देखो हाँ n से n में, इसका सेकंड सेट और इसका फर्स्ट सेट सेम है क्या, h का सेम है, हाँ तो डिफाइन है। अब इसके n से इसके r में, है ना, इसके अब ये फंक्शन जो पूरा जो फंक्शन बनेगा h ऑफ गोफ का, ये डोमेन क्या होगी, इसकी जो डोमेन है ये एक फंक्शन है, और रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज क्या है h की रेंज r है। तो h ऑफ जी ऑफ f, और गोफ में क्या है x, क्या जाएगा h ऑफ गोफ x, h ऑफ, इसको यूँ तो लिखेंगे h ऑफ, है ना। गोफ x का मान कितना है, गोफ x का मान कितना है 6x + 4, 6x + 4। अब h में जहाँ z आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे 6x + 4, तो साइन 6x + 4, ये तो आ गया होगो नंबर 1, LHS आ गई ना। अब क्या चाहिए होग ऑफ, है ना। इसको कैसे लिखेंगे x, इसको कैसे लिखेंगे होग ऑफ एफ एक्स, ये तो ये होग वाला ना, होग ऑफ एफ एक्स। अब होग के अंदर एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना है 2x। अब होग वाले फंक्शन में जहाँ भी वेरिएबल है, होग वाला फंक्शन कौन सा ये रहा, जहाँ भी वेरिएबल है उसकी जगह रखेंगे 2x, तो साइन 3 बड़ा है, x की जगह क्या रखूँगा 2x, और प्लस में क्या है 4, क्या दे दिया साइन 6x + 4, ये होग ऑफ f नंबर 2। अब देखो क्या ये सेम है क्या, साइन 6x + 4, साइन 6x + 4 बाय फर्स्ट एंड सेकंड h ऑफ g ऑफ f इक्वल्स टू h ऑफ g ऑफ f। मतलब इस एग्जांपल से आपके पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, अगर ये डिफाइन है तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि पहले चाहे दो को, पहले लास्ट वाले दो का कंपोज करके उसको पहले एक साथ कंपोज कर दो, या पहले दो को कंपोज करके उसके लास्ट वाले के साथ कंपोज कर दो, सेम वैल्यू आएंगी, है ना। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करें, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 27 है कि एफ इस साइड से इसमें डिफाइन है, जी से इसमें डिफाइन है, एफ ए बराबर ये सब की वैल्यू दे दी, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ जी और गोफ व्युत्क्रमणीय हैं, एफ इनवर्स जी इनवर्स और फोग इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि गोफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स हो जी इनवर्स। हमें ये सारी बातें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि एफ 1 2 3 से ए बी सी में डिफाइन है, और एफ ए पे क्या दे रहा है, 1 पे क्या दे रहा है ए, 2 पे बी और 3 पे सी, है ना। साथ ही साथ लिख रहा हूँ, वह एफ 1 पे ए, 2 पे
बी और 3 पे सी दे रहा है। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, इसलिए एफ क्या हो गया 1 ए, 2 रखूँगा तो बी दे रहा है और 3 रखूँगा तो सी दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एफ। वह जी कहाँ से था, ए बी सी से, कहाँ था, ए बी सी से सेब गेंद बिल्ली पे था, सेब गेंद और बिल्ली। और जी ए रखने पे क्या दे रहा है, सेब। जी बी रखने पे क्या दे रहा है, गेंद दे रहा है, देख लो ये बोल रहा हूँ गेंद दे रहा है। और सी रखने पे क्या दे रहा है, बिल्ली दे रहा है। अब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, इसलिए जी इक्वल्स टू ए कोमा सेब, बी कोमा गेंद और सी कोमा बिल्ली। ठीक है, ठीक है। एफ जी और गोफ, पहले गोफ डिफाइन करते हैं ना, ये तो हो गया एफ, ये हो गया जी और गोफ ना, गोफ एफ से रखूँगा, एफ से क्या रखता हूँ मैं 1, तो क्या देगा जी ऑफ F1। और F1 क्या दे रहा है, F1 क्या दे रहा है, F1 क्या दे रहा है ए, और GA क्या दे रहा है, GA क्या दे रहा है सेब। गोफ 2 रखे ना, F से 2 रखूँगा दूसरा एलिमेंट, तो इसको क्या लिखूँगा गो जी ऑफ F2। और F2 क्या दे रहा है B, F2 B दे रहा है देखो, और GB क्या दे रहा है, GB क्या दे रहा है गेंद। इसी तरह गोफ 3 जी ऑफ F3, और F3 क्या दे रहा है C, और C पे क्या मिल रही है बिल्ली। देख लो भी गोफ और F कहाँ से, F का एलिमेंट रखूँगा मैं 3 है ना, भी इसमें जो गोफ में एलिमेंट रखेंगे जो इसकी डोमेन होगी वो F की डोमेन वही तो होगी। F की डोमेन क्या है 1 2 3, तो पहले मैंने 1 रखा 2 रखा, ठीक है। इसने F1 दिया, F1 क्या दे रहा है, F1 दे रहा था A, और तो F1 का मान A रख दिया, तो फिर GA देखा क्या दे रहा है, सेव दे रहा है ना। इसलिए गोफ जो फंक्शन है वो क्या बना 1 रखने पे सेव, 2 रखने पे गेंद और 3 रखने पे बिल्ली। और गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा देख लो, इसकी डोमेन मतलब 1 2 3, इसकी रेंज मतलब इसकी कोडोमेन, देखो इसकी कोडोमेन क्या है ABC, और इसकी डोमेन क्या है ABC, हाँ। और दे रेंज कहाँ देगा ये, सेब गेंद बिल्ली। ये गोफ आ गया है ना। तो आपसे पूछा कि एफ जी और गोफ व्युत्क्रमणीय है, तो देखो एफ भी 1 1 1 2 है, हर एलिमेंट के लिए हर अलग अलग इमेज है और सारे एलिमेंट की प्री इमेज है, तो 1 1 1 2, जी भी 1 1 1 2 और गोफ भी 1 1 1 2। तो आप लिख दोगे क्योंकि एफ जी एंड गोफ आर बाइजेक्टिव फंक्शन, या 1 1 1 2 लिख दो, बाइजेक्टिव फंक्शन इसलिए इन्वर्टिबल है। सो दीज आर इन्वर्टिबल फंक्शन। एफ इनवर्स, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनको पलट दूं, तो A,1 B,2 और C,3। इसी तरह G इनवर्स आ जाएगा और इसी तरह गोफ इनवर्स आ जाएगा ना। G इनवर्स के लिए इसको पलट देंगे सारे ऑर्डर पेयर को, और गोफ इनवर्स के लिए इसके सारे ऑर्डर पेयर को बदल देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या सिद्ध करना है कि गोफ है ना, इस पहले गोफ का इनवर्स जो आएगा ये रहा, एफ इनवर्स हो जी इनवर्स, ये आप याद कर दोगे और सिद्ध कर दोगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, खुद से भी कर लोगे। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 28 है कि मान लीजिए कि एस कोई सेट है जिसमें 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3 है। निर्धारित कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन जो एफ एस से एस में है, जितने भी फंक्शन दे रखे हैं वो किससे एस से एस में हैं, मतलब 1 2 3 से 1 2 3 में है, ये एफ है ना। ठीक है, निर्धारित क्या फलन है, क्या ये आपसे पूछा है कि ये प्रतिलोम फलन है, तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। अगर कोई इन्वर्टिबल है तो उनका इनवर्स ज्ञात भी कीजिए ना।
पहले मैंने इसको देखा। अब इन्वर्टिबल कब होगा? अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है, और 1 1 होने के लिए क्या है कि अलग अलग सेट, पहले सेट के हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो उन्होंने, और ऑन टू का मतलब दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखो यहाँ एक का इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3 अलग अलग इमेज है, और दूसरे सेट के सभी की इमेज है ना, प्री इमेज है। क्योंकि f इज बाइजेक्टिव, हमें पता चल गया ये बाइजेक्टिव है फंक्शन, सो इट इज इन्वर्टिबल, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट है ना, लिख देना। और f इन्वर्स क्या होगा? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके क्रम चेंज कर दो, 2,2 और 3,3। इसको देखते हैं आंसर में, क्या ये 1 1 1 2 है क्या? देखो 1 की इमेज 2, ठीक है, 2 की 1 और 3 की भी 1, 2 की भी 1 इमेज है और 3 की भी 1 इमेज है, और 1 की इमेज 2 है। देखो ये मैनी वन फंक्शन होगी, ठीक है। लिखें f इज नॉट 1 1, सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स है ही नहीं इसका, तो लिखेंगे नहीं, है ना। इसको चेक करते हैं, 1 की इमेज 3, 3 की 2 और 2 की 1, बना के देख लो आप फटाक से। 1 2 3, 1 2 3, 1 की 3, 3 की 2 और 2 की 1, तीनों एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, और उधर सब की प्री इमेज है, तो 1 1 1 2 है। क्योंकि लिख दो फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। और इनवर्स क्या होगा इसका कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका क्रम चेंज कर दो, 1,3 का 3,1, 2 का 2,3 और 1,2, ये ठीक है। आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।